नवल जी। नहीं बेटे, बुक नहीं है। बुक जरा बुक मंगानी है ना, एक्चुअल में बुक्स नहीं है। इस सिस्टम में बुक्स नहीं है ना, ये बात है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बुक्स नहीं है यहाँ पर बेटे, रुक जाइए 2 मिनट। नवल जी भेज रही है क्या मैडम? बेटे थोड़ा सा रुक जाइए, और 5 मिनट और रुक जाइए बस। समोसे मंगवा के क्या करेंगे? ये काम नहीं करता बेटे मैं। बच्चों की आदत बिगड़ जाएगी, मुझे दूसरों का अच्छा नहीं लगता है। ये काम नहीं करता मैं। ये काम नहीं करता। अच्छा। आ गई।
ये हमने पढ़ लिया था ना, शुरू कर लिया था इसको। देखिए जो फिजिकल रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली किस लिए फॉर्म करे गवर्नमेंट ने? इसलिए करे क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप देखेंगे 1980s में तो रेवेन्यू कम हुआ करता था और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा था। इसका मतलब गवर्नमेंट ने फिजिकल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट क्यों लेके आई? ताकि फिजिकल डेफिसिट को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के पर्पज से गवर्नमेंट ने क्या करा, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के पर्पज से गवर्नमेंट ने ये फिजिकल रिफॉर्म्स लेके आई। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इनकम टैक्स कहें या जीएसटी, उस टाइम तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी। क्या की? ट्रांसपेरेंटी ट्रांसपेरेंसी स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी किसमें? ताकि रेवेन्यू को ऑगमेंट किया जा सके। ऑगमेंट का मतलब रेवेन्यू को इंक्रीज किया जा सके, और कर्टेल कर्टेल का मतलब कम किया जा सके। किसको? एक्सपेंडिचर को, ताकि फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस कर सकें। फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के पर्पज से या हम कहें रेवेन्यू को इंक्रीज करने के पर्पज से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करने के पर्पज से गवर्नमेंट ने फिजिकल रिफॉर्म लेके आए। और ये फिजिकल रिफॉर्म में सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ, बातें नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। दूसरा, बेटर कॉम्प्लाइंस, मतलब सब लोग लॉ को क्या करें, स्पेशली जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, या लिखा नहीं है, उसको क्या करें, कॉम्प्लाई करें, मतलब उसको फॉलो करें सब लोग। एंश्योरिंग बेटर टैक्स कॉम्प्लाइंस, समझते हैं? तो दो पर्पस के लिए, एक तो रेवेन्यू को ऑगमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के पर्पस से, कहने का मतलब है फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कुछ फिजिकल रिफॉर्म्स में पॉइंट लिखे। ये रिफॉर्म्स हैं बेसिकली कि स्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर लेके आई गवर्नमेंट ने, इंट्रोड्यूस करा। गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि सब लोग टैक्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। थर्स्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट, वही यही बात है, कर्टेल का मतलब कम करना। और तीसरा क्या था? फिजिकल रिफॉर्म, कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको क्या करना चाहिए, तभी फिजिकल डेफिसिट को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट के खर्चे को कैसे कम करेंगे हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे? प्राइवेटाइजेशन करेंगे। इसका मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो गवर्नमेंट का खर्चा ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का खर्चा ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये ध्यान रखना होगा आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, दूसरा इंश्योरिंग बेटर टैक्स कॉम्प्लाइंस, तीसरा कर्बिंग, कर्बिंग मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना या कर्टेल करना। रिडक्शन इन सब्सिडीज, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एग्जांपल दे दिए कि गवर्नमेंट के खर्चे को कैसे कम किया जा सकता है। सब्सिडीज में क्या करें, थोड़ा कमी करें। एंड एबॉलिशन ऑफ अननेसेसरी, खत्म करना, मतलब यदि कुछ नेसेसरी वाली सब्सिडीज हैं उनको उनको थोड़ा कम करना अमाउंट वाइज, और जो अननेसेसरी सब्सिडीज हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स इक्विटी होल्डिंग इन सेलेक्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। क्या किया जाए? इसका मतलब वहां पर फालतू में अननेसेसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनी हुई हैं, उनको थोड़ा प्राइवेटाइज किया जाए ताकि गवर्नमेंट का खर्चा कम हो सके। इसके बाद एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने कहा, हालांकि ये जो ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, प्राइवेटाइजेशन, दैट इज एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। आगे, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब वही कि जो डेफिसिट है उसको कम करना, रेवेन्यू बढ़ाना, एक्सपेंडिचर कम करना। इट इज असेंशियल टू डू अवे विद द टेम्पटेशन टू फाइनेंस
डेफिसिट थ्रू द इजी पाथ ऑफ मनी। ऐसा भी नहीं है, डेफिसिट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें, फाइनेंस करने का इजी रास्ता चूज कर लें। इजी रास्ता चूज करना मतलब मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन मतलब क्या करें, लोन लेना, बोरो करना। इससे फायदा नहीं है बेटे, आप उनको परेशान कर रहे हैं। मैंने देखा है कि वो हमेशा, बेटे आपसे कह रहा हूं मैं, जो पिलर के पास में बैठे हैं वो हमेशा बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं आ जाके। आपसे कह रहा हूं मैं, आपसे कह रहा हूं, मुझे इधर होना पड़ेगा। वो अदरवाइज मैं देख रहा हूं, जब जब आप आते नहीं है बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ लगे रहते हैं, वो आगे बैठते हैं और वो पीछे बैठते हैं। आप प्लीज उनको डिस्टर्ब ना करिए। आपको ही कह रहा हूं भाई मैं, आप समझ गए ना। आपसे पीछे सबसे लास्ट में, हाँ आप समझ गए, तो उनको प्लीज डिस्टर्ब ना करें। मैंने देखा ये मैं एक बार इनको बोला था, तो इन्होंने तब से सिंसियरिटी मेंटेन की हुई है। प्लीज आप उनको डिस्टर्ब ना करें। नहीं आपको नहीं बोल रहा यार, मैं आपको नहीं बोल रहा, पीछे वाले को बोल रहा हूँ, टेंशन ना लो। हाँ इनको बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। कैसे? हाँ इसका, ये प्राइवेट को बेनिफिट नहीं, नहीं भाई, सब्सिडी प्राइवेट, उसको प्राइवेट अंडरटेकिंग को थोड़ी दी जाती है। हम तो यहाँ पे हाउस होल्ड की सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना। तो हाउस होल्ड में अननेसेसरी जो सब्सिडी दी जा रही है उसको थोड़ा कट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में पहले तो, एलपीजी में बहुत पहले की तो बात उसमें भी थी, वो तो फूड वगैरह में हर तरह की सब्सिडी थी। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अब तो खैर इन्होंने तो खत्म कर दी उससे सब्सिडी। ये जो हाउस होल्ड सब्सिडी की बात है, ये हाउस होल्ड की बात है। पुराने टाइम में 1980s में प्राइवेटाइजेशन तो था नहीं, सारी चीजें किसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में। तो वहां पे एनकरेज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इतना खर्चा हो रहा है अननेसेसरी, तो क्या करना चाहिए। हाँ ये बात है। तो इसका मतलब, in order to bring in fiscal discipline, it was essential to do away with the temptation to finance deficit through the easy path of money creation। जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप लोन लें बाहर से या डोमेस्टिकली आप लोन क्रिएट कर लें और जो फाइनेंस डेफिसिट है या जो डेफिसिट है उसको आप कम कर लें, वो तरीका ठीक नहीं रहेगा। देयरफॉर द गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट किसके साथ, with the Reserve Bank of India in September 1994 to bring down the fiscal deficit in a phased manner। हमें पता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना इतना आसान तो है नहीं, इमीडिएटली तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने फेज वाइज, जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया कि जो अभी फिलहाल हमारे खर्चे ज्यादा हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, उसको धीरे धीरे बैलेंस करना है। जो फिजिकल डेफिसिट है उसको क्या करना है, नील करना है। लेकिन कैसे करेंगे, फेज वाइज करेंगे। एक साल में तो पॉसिबल नहीं है, फेज वाइज करेंगे। कैसे करेंगे, इन्होंने टारगेट सेट करा 1997 टू 19, इस फाइनेंशियल ईयर तक हम क्या कर लेंगे। हालांकि ये टारगेट उनका अचीव नहीं हो पाया। कब हो पाया, जब मनमोहन का सेकंड टर्म आया, उस टाइम फिजिकल डेफिसिट में, मतलब बहुत कम फिजिकल डेफिसिट था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में गैप काफी, और जैसी ये सरकार आई अब तो क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट पहले से भी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन टारगेट तो सेट करा ही था ये 1994 में। टारगेट सेट करा कि हम 97 98 तक क्या करेंगे, फिजिकल डेफिसिट को। समझ रहे हैं फिजिकल डेफिसिट कैसे क्रिएट होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। ये लिखने की जरूरत है, ये समझ गए आगे। तो ये फिजिकल जो रिफॉर्म्स है ये कौन डेवलप करेगा, बेसिकली ये गवर्नमेंट की बात होगी। ठीक है, और यहां पर यदि हम बात करें, ये मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कौन करेगा, आरबीआई। किसके साथ काम करके, गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इसका मेन रोल किसका होगा यहां पर, और यहां पर मेन रोल किसका होगा, ये गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, बाकी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनका रोल इतना नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल होगा। हालांकि गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज के थ्रू ही काम करेगी। इसके बाद चलते हैं, ये बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट है। अब देखिए, ड्रास्टिक मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर, कितने रिफॉर्म आए थे वैसे। अभी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में, इसमें हमने देखा पहला फिस्कल रिफॉर्म्स, दूसरा क्या है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ड्रास्टिक मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स
were introduced with the objective of making the financial system more efficient and ट्रांसपेरेंट, मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। इसका ये मतलब है कि जो, जैसे आज मैं सुबह भी बता रहा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब यदि मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी तो उससे क्या होगा, सब लोगों का ही। अभी फिलहाल कोरोना के बाद भी जीडीपी क्या रही हमारी, बढ़ती जा रही है ना, मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अब फायदा क्यों नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी बढ़ती जा रही है। तो बेटे जीडीपी खाली कहने से हमारी जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, उसका कोई फायदा नहीं है, वो रियलिटी में नजर तो आना चाहिए, ग्राउंड जीरो में। उससे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी फैली हुई है आप देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है। तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ने के बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये भी है कि अब लोग क्या करते हैं, अब लोग कैश में ट्रांजेक्शन थोड़ा कम करते हैं। यदि एक लस्सी भी हमें खरीदनी है 60 रुपीज की, तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, ठीक है, 10 रुपए का कुछ हम समोसा खरीदते हैं तो वहां पे भी हम, इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ रहा है, इसकी वजह से थ्योरेटिकली जीडीपी क्या होती जा रही है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, उससे हमारी, अब देखिए आपने 60 रुपीज बैंक में डाल दिया, तो बैंक के पास क्या, बैंक से सारा पैसा निकाल लेंगे आप 60 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल कुछ निकालेंगे, कुछ बैंक में ही रहेगा, और बैंक क्या करेगा फिर, उसी पैसे का घुमाता फिराता रहेगा, किसी को लोन देगा, किसी को, किसी की रिपेमेंट करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि आपको इंटरेस्ट दे देगा, उधर ज्यादा चार्ज करेगा, आपको कम देगा, उसका फायदा हो जाएगा। तो ये है, इसकी वजह से भी जीडीपी क्या कर रही है। लेकिन रियल जीडीपी होगी तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या होगी, क्योंकि रियल जीडीपी में आउटपुट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि प्राइस पर, है ना। ये बात है। तो जो ये जीडीपी की बात करते हैं, ये कौन सी जीडीपी की बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता, रियल जीडीपी बढ़ती, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती या कम हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ड्रास्टिक मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर reforms were introduced with the objective of making the financial system more efficient and ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या करेंगे हम, खत्म कर देंगे। यदि यदि हमने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट रूल बनाए हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर ही रहेगा, प्राइवेट सेक्टर फिर कोई भी बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करना नहीं चाहेगा, कोई भी बिजनेस अपना एस्टेब्लिश नहीं करना चाहेगा, यदि लाइसेंसिंग सिस्टम रहेगा तो। समझ गए। मॉनेटरी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ये भी देखा गया कि यदि किसी बैंक को जरूरत होगी, तो आरबीआई को इतनी पावर दी गई कि आपको क्या करेंगे, आरबीआई से आप लोन ले सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा, आगे रीड भी करेंगे इसमें, आरबीआई ने कहा कि भाई आपको मिनिमम लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, मिनिमम लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये जो हम पढ़ेंगे, हाँ जी, लाइसेंस लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता, लेकिन जो रूल्स हैं वो काफी अब बहुत रिलैक्स कर दिए हैं, लिबरलाइज हो गए हैं, कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हैं, हाँ 4 जगह है, मैं बता रहा हूं, उसमें भी 3 सेक्टर में इन्होंने रखा है। उसमें भी अभी आजकल की न्यूज है कि वहां भी क्या करा, एफडीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आरबीआई से आप लोन ले सकते हैं एज ए बैंक, या आरबीआई, और यदि बैंकिंग सिस्टम में आप काम कर रहे हैं प्राइवेट बैंक के रूप में, गवर्नमेंट बैंक के रूप में, तो आपको अपनी लिक्विडिटी को भी क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी को भी, लिक्विडिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। किसकी क्लास में।
बेटे आप अपनी स्टडी पे ध्यान रखेंगे और क्लियर हो जाएंगे तो उससे बढ़िया बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आप कुछ भी खा सकते हैं, मैं भी कुछ मंगा दूंगा, लेकिन जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं खिला पाऊंगा, बाद में खिलाएंगे कभी। मैं खुद मना करता हूं। आज मैं ये काम करूंगा तो फिर आप कहेंगे आप भी दूसरों की तरह बन गए, इसलिए नहीं खिलाऊंगा। तो एसएलआर नहीं, मैं इससे अब इतने बहुत ज्यादा दिन हो गए पढ़ाते हुए, ऐसी बातों से बात नहीं बनेगी। तो स्टैचुटरी बहुत सही है, दूसरों को क्या क्या कि उनसे खिलवाते रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एसएलआर, एसएलआर कैश रिजर्व रेशो, ये भी हम पढ़ेंगे। ये हमें पढ़ना है मनी मार्केट चैप्टर में। ये किस में पढ़ना है अभी ऐसे समझिए, मनी मार्केट चैप्टर में, मतलब मॉनेटरी फाइनेंशियल सेक्टर जब रिफॉर्म हुआ तो उसमें हमने ये ध्यान रखा कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करे, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। इसका मतलब 1994 में किस पर फोकस किया गया? हालांकि उसी टाइम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भी फोकस किया गया था। वो अलग बात है कि किसी सिस्टम को आने में, अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि कंट्री छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है। द फोकस, अब जैसे मैं बात कर रहा था कि एसएलआर हमें एज ए बैंक मेंटेन करना पड़ेगा, ये मनी मार्केट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसे समझिए, मतलब लिक्विडिटी मेंटेन करने के पर्पज से बैंक ना डूबे, बैंक ना डूबे। जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक है या पब्लिक बैंक है, उनको कुछ पैसा रखना पड़ता है, उनको कुछ पैसा हमेशा किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास, उस उन्हीं को कहा जाता है, वैसे मनी मार्केट में पढ़ेंगे एसएलआर और सीआरआर। ठीक है, आगे। द फोकस वॉज मोस्टली ऑन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन गवर्नमेंट बैंक्स। इंट्रोड्यूसिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है? हालांकि ये जो टेन्योर चल रहा है गवर्नमेंट का, ये जो टेन्योर है, इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गवर्नमेंट की सबसे, स्पेशली बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतनी ज्यादा हो गई है, बस पूछो मत। कितने सारे लोग तो ले लेकर, और बहुत सारे लोगों को तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते, विजय माल्या से लेके और इतने सारे लोग नहीं। और दूसरा, वो तो लेकर भागे ही भागे, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका गवर्नमेंट ने क्या करा? लोन भी माफ कर दिया, है ना? लोन भी क्या करा? माफ कर दिया। और यदि कोई किसान लेता है एक ट्रैक्टर लोन पर, ट्रैक्टर समझते हैं ना, और यदि आपने एक या दो ईएमआई पे नहीं करी तो बैंक वाले आते हैं और वो ट्रैक्टर ही लेके चले जाते हैं। देख रहे हैं कितने सेंसिटिव हैं ये लोग और कितने इनसेंसिटिव हैं, नहीं समझे आप? चलिए, दी फोकस वाज मोस्टली ऑन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन गवर्नमेंट बैंक्स, इंट्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन। और कंपटीशन कैसे आएगा? उस टाइम तो केवल पब्लिक बैंक हुआ करते थे, और स्पेशली बहुत सारे जैसे एसबीआई के पार्ट थे, है ना, महाराष्ट्र, या मतलब महाराष्ट्र बैंक, या एसबीआई तो था ही था, और भी पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। अब तो आप देखते हैं एचडीएफसी बैंक भी देखते हैं, कर्नाटका बैंक भी देखते हैं, कैनरा बैंक भी देखते हैं। इसका मतलब कैसे होगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बैंक को कैसे रिड्यूस किया जाए? जब आप कंपटीशन क्रिएट करें। कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन कैसे होगा? जब आप प्राइवेट बैंक को भी अपॉर्चुनिटी देंगे। पुराने टाइम में प्राइवेट बैंक का होना मुश्किल था, क्योंकि वहां पर रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा परमिशन थी, और करप्शन भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए पॉसिबल था नहीं। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी ध्यान दिया कि भाई आरबीआई है, आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आरबीआई और कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री, दोनों मिलकर काम करेंगी फाइनेंशियल सिस्टम को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। और डीरेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स, रेगुलेटिंग का मतलब है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? डीरेगुलेट, या मतलब रेगुलेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी, किसको? कौन करेगा? आरबीआई करेगी। किसकी मतलब किसकी इंस्ट्रक्शन पर कर सकती है? इंडिपेंडेंटली भी कर सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अब इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होगा तो उससे मनी क्या हो सकती है? लीकेज भी हो सकती है और इंजेक्शन भी हो सकता है। दीज इंक्लूडेड मैनी मेजर्स, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर क्या क्या? इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब छूट थोड़ा
ज्यादा दी, ज्यादा छूट से क्या होगा, लोन लोग कंपनीज ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट पे बर्डन कम होगा। तो इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन कंट्रोल्स ऑन बैंक्स बाय द आरबीआई, मतलब आरबीआई की ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी पहले, अब थोड़ा आरबीआई भी क्या हुआ, लिबरल हो गया, दो चीजों को लेकर, किस किस चीज को लेकर, एक तो कंट्रोल और दूसरा इंटरेस्ट रेट, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स चार्जेबल ऑन लोन्स एंड पेबल ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है या नहीं, आगे दूसरा, नेक्स्ट पार्ट थर्ड बेसिकली, ओपनिंग ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फैसिलिटेटिंग ग्रेटर कंपटीशन अमंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया। वो अलग बात है कि फॉरेन बैंक कब से आना शुरू हुआ, जब क्या नाम है 2000 2001 से आना शुरू हुआ फॉरेन बैंक्स का, और जब जब तक कांग्रेस मतलब या जो दो टर्म थी इन्होंने मनमोहन साहब ने ज्यादा इस पर भी ध्यान काफी ज्यादा दिया कि थोड़ा और कंपटीशन हो, थोड़ा और लोगों को फैसिलिटी मिल सके, लोन लोन वगैरह इजी सस्ते रेट पर मिल सके, तो इन्होंने भी थोड़ा और ज्यादा काम किया। उस टाइम तो केवल ये प्लानिंग है, समझ रहे हैं ना, जरूरी थोड़ी कि उसी टाइम सारी चीजें हो जाएंगी। तो ओपनिंग ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स and facilitating greater competition among public sector, private sector, foreign banks, and simultaneously removal of administrative constraints that reduced efficiency। मतलब सिंपल सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रूल्स को थोड़ा क्या करा, थोड़ा लूज कर दिया, और कंट्रोल को भी क्या करा आरबीआई ने, थोड़ा लूज कर दिया, ताकि इंजेक्शन ज्यादा हो सके, मतलब मनी का इंजेक्शन इकोनॉमी में ज्यादा हो सके, जीडीपी प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा हो सके। और ये तो मैंने आपको बताया कि हम ये रीड करेंगे मनी मार्केट चैप्टर में। अभी आप ऐसे समझिए, कोई भी बैंक ना डूबे उसको कुछ पैसा किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यदि डूबने की सिचुएशन होगी तो वो आरबीआई में जो पैसा रखा हुआ है उसका बैंक यूज कर सकते हैं अपनी लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए। लिक्विडिटी समझते हैं कि हमारे पास लायबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट्स क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, अच्छी है, कि हम शॉर्ट पीरियड में डूबने वाले नहीं होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन कब हुआ, एसएलआर और ये सीआरआर पहले कुछ नहीं था, ये 1991 में ही मतलब रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स नेमली एसएलआर, इसको में भी थोड़ा सा छूट दे दी गई, पहले नहीं होता था, ये इंट्रोड्यूस करे कि ऐसा ऐसा होगा, इन्होंने प्लानिंग करी। और ये स्पेशली काम किसका था, मनमोहन मनमोहन साहब का था, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। चलिए, लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब पहले कुछ ब्रांचें होती थी, यदि आप एक नई ब्रांच ओपन करेंगे बैंक की तो आपको उसके लिए भी क्या करना होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस के रूल्स रेगुलेशंस परमिशंस वगैरह बड़ी स्ट्रिक्ट थी। और जो आरबीआई था वो लाइसेंस ब्रांच के लिए इतनी जल्दी नहीं देता था। लेकिन आज आजकल देखते हैं एक छोटी सी कॉलोनी है उसमें भी एक ब्रांच क्या होती है, ओपन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि लिबरलाइजेशन कर दी, लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड ग्रांटिंग ऑफ फ्रीडम टू बैंक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग, relocating or closure of branch, prudential norms of accounting in respect of classification of assets, disclosure of income, provision for bad debt were introduced in tune with the Narasimha committee recommendations to ensure that the books of commercial banks reflect the accurate and trustful picture of their financial position। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वैसे तो वो 19, हाँ जी, छूट मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाना, जैसे इंटरेस्ट रेट अभी हमारा 9% है, हमने उसको थोड़ा कम कर दिया, 6% कर दिया, ये बात है। जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको क्या कर दिया, थोड़ा उसमें छूट दे दी, ये है लिबरलाइजेशन का मतलब, आप ऐसे समझिए। अब जैसे पहले कोई भी बैंक अपनी ब्रांच ओपन करता था तो उस ब्रांच के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, आज भी लेना पड़ता है, लेकिन उस टाइम लाइसेंस लेने के लिए क्या रूल्स बहुत ज्यादा मुश्किल थे, बहुत ज्यादा, मतलब आरबीआई एक तो परमिशन इजीली अलाउ नहीं करती थी, लेकिन आजकल आराम से दे देती है। यदि आपने नॉर्म्स वगैरह फुलफिल करें तो आपको आराम से आप किसी भी एरिया में बैंक ओपन कर सकते हैं, अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं, उसको रीलोकेट कर सकते हैं या उसको आराम से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, आराम से बंद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा,
अब मैं ये जैसे कह रहा था, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1948, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948, यहां पर जिक्र नहीं है, आगे पढ़ेंगे आप इंटर में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। अब इन्होंने क्या करा, 1991 में उस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ गए। क्या लेके आ गए? अमेंडमेंट। यदि आप बैंकिंग कंपनी है तो नॉर्मल कंपनी के कंपैरिजन में आपकी जो बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, वो अलग तरीके से बनेगा। ध्यान से सुनते रहिए, वो अलग तरीके से बनेगा। उसको बनाने का, नॉर्मल कंपनीज के कंपैरिजन में उसको बनाने के तरीका, शो करने का, प्रेजेंट करने का, एसेट का, लायबिलिटी का, कैपिटल का अलग तरीका होगा, ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा मेंटेन हो सके। ये भी किसने रिकमेंड किया था? नरसिम्हा कमेटी। एक और बात, जिसका नाम होता है कमेटी के साथ, इसका मतलब वो कमेटी का हेड होता है। कौन होता है? और ये कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये तो इस कमेटी को यही हेड कर रहे थे, ये मुखिया थे उस कमेटी के, इसलिए उनका नाम पड़ा। ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा। नहीं, इको नहीं है, लेकिन आपका लॉ तो है। इको नहीं है बेटे, वहां पर है। लॉ तो है, आपका अकाउंट्स तो है, वहां पर आप बैंकिंग कंपनीज के अकाउंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अकाउंट बनाएंगे। नहीं समझे? ये बात है। तो बैंकिंग कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, उसमें भी क्या करा इन्होंने, रूल्स को थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई, यदि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रहे हैं कि बैंक का पैसा कुछ डूब गया, या आप इनकम कैसे शो करेंगे, एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए भी आपने अलग से तरीका बना दिया कि अलग अलग तरीके से होगा। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इस कमेटी ने कहा, रिकमेंड करा कि आप इस वाले एक्ट में क्या करो, आप इसको थोड़ा अपडेट करो, इसमें आप क्या करें, इसको अमेंड करें, ताकि जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी को एसेट्स कैसे क्लासिफाई करनी है, अपनी इनकम को कैसे डिस्क्लोज करना है, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कैसे शो करना है, इसको आप अलग तरीके से बताएं, ताकि एक आम व्यक्ति भी उसको समझ सके। तो उसमें यहां पर जब आप बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग कंपनीज के अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे स्केड्यूल होते हैं, शेड्यूल होते हैं बहुत सारे। तो वो कब इंट्रोड्यूस हुए? 1991 में ही इंट्रोड्यूस करे। किसने रिकमेंडेशन दी थी? नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन थी। समझ पा रहे हैं या नहीं? आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट का मतलब जहां पर हम शेयर्स वगैरह परचेज या सेल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं बता भी रहा था कि सेटअप कब हुआ था सेबी का। सेबी का जन्म कब हुआ था? अप्रैल 1988 में हुआ था। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब दी कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करेगी? इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करेगी, गवर्नमेंट ने कब रिकमेंडेशन की? ठीक है। अदरवाइज इसका सेटअप कब हुआ था? अप्रैल 1988 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने कब इसको दी? इसका मतलब बैंक, अब आरबीआई तो पहले भी था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले भी था, लेकिन सेबी पहले नहीं थी। सेबी को 1988 में इंट्रोड्यूस करा, उसका जन्म हुआ और उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई इन द ईयर 1992। कैपिटल मार्केट का मतलब है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स वगैरह, शेयर्स वगैरह सेल परचेज कर सकते हैं। तो सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या करा, क्या किया, इन्होंने कैपिटल मार्केट के लिए क्या कर दिया, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए। उसके हिसाब से ही कंपनीज, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, शेयर होल्डर आदान प्रदान करेंगे, कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, बेचेंगे। किसके लिए रूल बना दिया? इन सभी के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए रूल बना दिए गए। सेबी हैज बीन मैंडेटेड एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। जैसे मैंने कहा कि अब आरबीआई ने, सॉरी, उसने, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप इंडिपेंडेंटली आप काम करें, अपने हिसाब से रूल वगैरह बनाएं, उस हिसाब से, हम कोई इंटरवीन आपको नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफ द कैपिटल मार्केट सो एज टू क्रिएट क्या, ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट विच वुड फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेस एंड देयर एफिशिएंट एलोकेशन। समझ गया नहीं? अरे बोलो प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी इसी का पार्ट है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? 24 जुलाई 1991 में।
The new industrial policy announced by the government on 24 July 1991 sought to substantially deregulate इंडस्ट्री. देखिए रेगुलेट कौन करता है ये बताइए. रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट वर्ड आता है. रेगुलेट का मतलब क्या है? गवर्न. रेगुलेट का मतलब क्या है? गवर्न. अब गवर्न मतलब कंट्रोल. मैनेज कौन करेगा? गवर्नमेंट. तो रेगुलेट मतलब गवर्न, मतलब कौन करेगा? गवर्नमेंट. अब डीरेगुलेट का मतलब गवर्नमेंट गवर्न नहीं करेगी, गवर्नमेंट गवर्न नहीं करेगी. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 24 जुलाई 1991 sought to substantially deregulate industry so as to promote growth of a more efficient and competitive industrial economy. आगे in order to provide greater competitive stimulus to the, वही मतलब थोड़ा पुश करना, to the domestic industry, a series of reforms were introduced. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करेगा? इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा, आगे बताया होगा इसमें, मार्केट करेगी. कौन? डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस हैं, हम रेगुलेट नहीं करेंगे. एक बात बताइए, यदि आपको कोई गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, तो आपको अच्छा लगता है? फ्रीली होकर आप ऑपरेट करते हैं या प्रेशर में ऑपरेट करते हैं? इसका मतलब क्या? एफिशिएंसी के साथ या एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाते हैं उस सिनेरियो में? नहीं. समझ गया? नहीं. तो ये कहने का मतलब है यहां पर, इसका मतलब इंडस्ट्री को अब गवर्नमेंट उस लेवल पर रेगुलेट नहीं करेगी. लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, सभी कंपनीज को, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या हो गया? एक तरीके से खत्म हो गया. गवर्नमेंट ने ही डिसाइड करा. कब? ताकि थोड़ा इंडस्ट्री को, जितनी भी कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा छूट दी जाए, ताकि वो फ्रीली अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या मिल सके? एक ऑक्सीजन मिल सके, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी जीडीपी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो सके. समझ गए? इस पर्पस से क्या किया? ध्यान दीजिएगा. जो जो आपकी पब्लिक सेक्टर, जहां पर पब्लिक सेक्टर था, उसको इन्होंने कंपनीज को खत्म करके रिड्यूस कर दिया. पहले 18 करा और फिर 5 किया. देखते हैं क्या. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पुट एन एंड टू दी लाइसेंस राज by removing licensing restriction for all industries except 18. मतलब लाइसेंस लेना होगा किसके लिए? 18 इंडस्ट्रीज के लिए. बाकी सब, बाकियों को क्या करा? सबको फ्री कर दिया. 18. अब ये कौन कौन सी, यहां पर इनका जिक्र नहीं करा, बस एक बता दिया कि रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सोशल रीजंस या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड ओवरराइडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज. ये कुछ यहां पर बता दिए कि 18 कंपनी कौन सी थी जिनको अभी भी लाइसेंस राज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी, ऑपरेट करना पड़ेगा. वो कौन कौन से हैं एरिया? सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, यही मतलब वही, या सोशल रीजंस, जो वेलफेयर वाली कंपनीज हैं. और मतलब एक तरीके से समझिए, ये जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनकी कमान किसके पास है? उनकी कमान गवर्नमेंट के पास है. बाकी सबको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? फ्री छोड़ दिया. रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल की कोई जरूरत नहीं है. समझ गए? कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रेटेजिक कंसर्न, यही मतलब जैसे हम कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ, स्ट्रेटेजिक, ये है ना. अब जैसे अभी वॉर हुआ तो सब लोग देख रहे थे, सब लोग मतलब बाहर की कंट्रीज देख रही थी कि इंडिया क्या स्ट्रेटेजिक मूव लेगा, किसका पक्ष लेगा, यूक्रेन का या रशिया का, समझ गए, या इजराइल का, या कैसे. तो वो स्ट्रेटेजिक है ना. समझ गए? उससे क्या होता है, ग्रुप में बढ़ जाते हैं कि ये कंट्रीज. हाँ वही तो, तभी तो मैं कह रहा हूं, ये 18 जो इन्होंने रखा कि लाइसेंस राज चलेगा, ये 18 में यही तो है, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न. नहीं अपने भी करेगा ना, तो ये रखना पड़ेगा ना स्ट्रेटेजिक कंसर्न, उसके लिए भी तो देखना पड़ेगा. रूल्स रेगुलेशंस तो उसके लिए भी बनेंगे ना. उसमें कैसे अपॉइंटमेंट होगी, क्या होगा, कैसे ऑपरेशन होगा, कौन जाएगा, क्या करेगा, ये सारी बातें.
तो रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न, social reasons, problems related to safety, overriding environmental issues. Consequently, 80% of the industry was taken out of the licensing framework. लगभग कितनी रह गई? This is subsequently reduced. जैसे मैं कह रहा था 18 से घटाकर कितना कर दिया बाद में? नेमली देखो, यदि लाइस अपना मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा, यदि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रखती तो इसरो विसरो सब खत्म हो जाते। 5 कंपनीज नेमली आर्म्स में, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक ड्रग्स, हैजार्डस केमिकल्स, डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट्स, cigars, as these have severe implication on health, safety, environment। और आज के टाइम में केवल एक ही है, बाकी तो सबको एक ये आर्म्स तो नहीं कह सकते और एटॉमिक ही कह सकते हैं। और जब मैं बता रहा था एटॉमिक ही कहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, आज का नहीं ध्यान रखना, आपको पुराने ध्यान रखना है, ठीक है। पांच कौन सी कंपनीज थी, या 5 ऐसे एरिया बताओ जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्न करेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, ठीक है। अरे बोलो, ये सारी बातें। चलिए, ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ, क्योंकि इनकी इंप्लीकेशन होती है हेल्थ पर, सेफ्टी पर और एनवायरमेंट। मतलब रूल्स अभी रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट किसके लिए? आर्म्स के लिए, एम्यूनिशन के लिए। यदि आप सिगरेट्स बनाकर बेचना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, इसको लाइसेंस राज्य से बाहर नहीं किया, क्योंकि सबको लाइसेंस दे देंगे, ऑब्वियस सी बात है, सब सिगरेट बनाना चाहेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ठीक है ना, वो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इसीलिए इसीलिए वहां पर रूल्स रेगुलेशंस भी क्या है, काफी ज्यादा है। क्योंकि यदि ऐसा हमने किया तो हेल्थ का इशू क्रिएट हो सकता है, नहीं एनवायरमेंट इशू क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें जो गवर्नमेंट है उसने उसमें उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस या लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं लेके आई, अभी भी वो है। पहले 18 थी, फिर रिड्यूस करके कितना कर दिया? 5। 5 में कौन कौन सी है? आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक ड्रग्स, हजार्डस केमिकल्स, जैसे ये डॉक्टर से रिलेटेड या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लैब में यूज होते हैं, यदि उनको बाहर ऐसी ओपनली उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। डिस्टिलेशन है, ब्रूइंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट, सिगार्स, ये 5 चीजें हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ दी हैं। इनका इंपैक्ट हेल्थ पर आएगा, सेफ्टी पर आएगा, एनवायरमेंट पर आएगा, इसीलिए हालांकि अब तो फिलहाल कोई नहीं छोड़ा, बस इसमें है, किसमें? एटॉमिक सब्सटेंस, बाकी सारी चीजें सब तरीके से एक तरीके से प्राइवेटाइज कर दी है गवर्नमेंट ने। पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू, पब्लिक सेक्टर जो बहुत सारी कंपनीज होती थी, अब कितने सेक्टर्स में कर दिया उन्होंने? पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू 8 सेक्टर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स। सब्सिक्वेंटली ओनली 2 आइटम्स रिमेन, रेलवे और, ये आज की बात इन्होंने ऐड कर दी इंस्टीट्यूट ने यहां पर। इसमें रेलवे, इंडियन रेलवे आप देखते हैं, लेकिन बेटे कितनी बुरी हालत है, पता है आपको? क्या बताओगे जरा इंडियन रेलवे के बारे में? किसके लिए? स्पेशली गरीब लोगों के लिए। पहले जो जर्नल, मुझे अभी मैं न्यूज देख रहा था, जर्नल बोगी पहले क्या थी? ज्यादा थी, उनको क्या कर दिया अब? पहले बेटे बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब तो इंडियन रेलवे में भी सफर करना कोई आसान, मतलब सस्ता है, मुश्किल, सस्ता है महंगा है? बेटा महंगाई है। एयर एयर ट्रेवल और इंडियन रेलवे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब पहले है बेटे 3। हाँ, और वैसे, और जर्नल में कितना है? तो जहां आप गए गए नहीं होंगे उसमें कभी, जाते हैं जर्नल वाले में, तो कैसा रहता है उसमें माहौल है? कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये गाजियाबाद जाते होंगे यहाँ से? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, गाजियाबाद जाते हैं, ठीक है बेटे। तो बेटे मैं ये कह रहा था इंडियन, बस समझ गए। ये देखिए, मैंने तो कुछ नहीं बोला, जैसी आपने जनरल बोगी की बात करी तो कितने सारे बच्चे बोल लिए, है ना? बहुत बुरा हाल हाल होता है बेटे,
और यदि गर्मी में जाएं तो और बुरा हाल है उसमें, है ना, पता है ना सबको। हाँ देखिए देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि पहले जो एक बड़ी ट्रेन होती थी उसमें जर्नल बोगी भी काफी ज्यादा थे, लेकिन उनको धीरे 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 क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वहां से गवर्नमेंट की इनकम कम होती थी। तो अभी 3-4, मैं कल पता नहीं परसों न्यूज पढ़ रहा था ऐसे ही, तो 2 या 3 है अब बेटे जर्नल। इसका मतलब जो जर्नल लोग जो जर्नल बोगी में ट्रेवल करते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है कम होती है? बेचारे गरीब लोग होते हैं वो कैसे कैसे मुश्किल में पड़े हुए हैं, देख लो जरा, है या नहीं। चलिए खैर, ये सारी इसी से रिलेटेड बातें हैं, मैंने इसलिए बताया आपको। खैर, तो पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 8 सेक्टर्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स, और उसके बाद 8 के बाद इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 कर दिया, दैट इज रेलवेज, और दूसरा एटॉमिक। मैं बात कर रहा था इसमें भी कुछ अलाउ करा है, मैं अभी देखा नहीं है, इसमें भी कुछ अलाउ कर दिया कि आप एफडीआई या आप भी इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर हमारे लिए। मोनोप्लीज मतलब एमआरटीपी, मोनोप्लीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज रिस्ट्रक्चर्ड एंड द प्रोविजंस, गवर्नमेंट ने ये एक्ट इसलिए बनाया था ताकि इंडस्ट्री में मोनोप्लीज को क्या किया जाए, मोनोप्ली को खत्म किया जाए, मोनोप्ली को क्या किया जाए। तो इसमें इस वाले एक्ट में भी 1991 में ऐसा सोचा गवर्नमेंट ने कि इसको भी रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। रीस्ट्रक्चर का मतलब इसको फिर दोबारा से प्रेजेंट करना चाहिए, इसको फिर दोबारा से प्रेजेंट करना चाहिए। बेटे मैं सबको देखता रहता हूं चुपके चुपके से। एंड द, आप बातें करते हैं इसलिए, एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मर्जर, मर्जर समझते हैं, अमलगमेशन, टेक ओवर वर रिपील्ड। This has eliminated the need for pre-entry scrutiny of investment decisions and prior approval for large companies for capacity expansion। और इसका मतलब यदि आप मर्ज होना चाहते हैं, अमलगमेट होना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि यदि आप बड़ी मछली हैं तो छोटी मछली को तो ऑब्वियस सी बात है फिर और बड़ी मछली बन जाएंगे, तो इसका मतलब मोनोपली उससे क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। तो इसका मतलब मर्जर को, अमलगमेशन को, टेक ओवर को, इस वाले एक्ट को रीस्ट्रक्चर करके खत्म कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन आई और उसके बाद फिर इसको इसको फिर रीस्ट्रक्चर करा गवर्नमेंट ने, मर्जर अलाउ कर दिया। लेकिन यहां फिलहाल अब मर्जर को क्या कर दिया, क्योंकि यदि एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाएगी तो उनकी पावर क्या होगी, तो मोनोप्ली होने के चांसेस क्या है। इसका मतलब वो अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगी और मतलब गवर्नमेंट का एज वेल एज पब्लिक का नुकसान ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन भी वो ज्यादा नहीं करेंगी क्योंकि वो डिमांड के हिसाब से करेंगे और उसके हिसाब से ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस चार्ज। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड इनेबलिंग एंट्री ऑफ लार्ज स्केल। मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को, कुछ ऐसे गुड्स को किसको सौंप दिया कि आप इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, आप ही प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की एंट्री अलाउ नहीं है। रिजर्व का मतलब नॉट अलाउड, समझ रहे, रिजर्व का मतलब कोई और इस पर नहीं बैठ सकता, नॉट अलाउड। ठीक है, आगे, द पॉलिसी एंडेड द पब्लिक सेक्टर मोनोपली इन मैनी सेक्टर, द नंबर ऑफ एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वॉज narrowed down to ensure liberal participation by the private sector। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। नहीं, इससे क्या होगा, प्राइस थोड़ा कम होगा और क्वालिटी इनहेंस होगी, या नहीं। वो अलग बात है कि वेलफेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग से पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक है या नहीं। ओनली 8 इंडस्ट्रीज विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस ड्यू टू स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स वर रिजर्व फॉर दी पब्लिक सेक्टर। ध्यान रखिएगा, कितनी, ये किसके पास है, पास थी उस टाइम जो पॉलिसी बनी। चेंजेस कंटिन्यूड एंड वी फाइंड दैट नाउ द इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर कितनी है, केवल ओनली अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सम कोर एक्टिविटीज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट।
ये पहले पैराग्राफ में भी बताई, पहले 8 को रिजर्व करा, 8 को खत्म करके कितना कर दिया रिजर्व, केवल 2 को, नहीं वो तो 18 से 5 करा था ना बेटे, और फिर 8 पब्लिक के लिए रखा, और उसके बाद 8 को घटाकर कितना कर दिया 2, जिसमें रेलवे का कुछ पार्ट हो गया और बाकी एटॉमिक एनर्जी, बाकी सब में गवर्नमेंट कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी पैरेलल रूप में काम कर सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो लिबरलाइज, यहां पर लिबरलाइज वर्ड का मतलब है हैं अलाउड, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो लिबरलाइज, उसके रूल्स रेगुलेशंस को भी थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ताकि बाहर से पैसा आ सके, और यहां पर डेवलपमेंट concept of automatic approval was introduced for foreign direct investment up to 51% which was later extended। समझ गए या नहीं? आगे, टू नियरली ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट द रिजर्व्ड वंस, दो हैं, एफडीआई इज प्रोहिबिटेड ओनली इन 4 सेक्टर्स, दैट इज, ये तो खैर बाद में अलाउ कर दिया था, पहला रिटेल, दूसरा इसमें भी कर दिया, मैं 2-3 दिन पहले की न्यूज सुन रहा था, लॉटरी बिजनेस और बैटिंग एंड गैम्बलिंग। समझ गए? ये 4 इंडस्ट्रीज थी जिसमें एफडीआई को 1991 में अलाउ नहीं किया था। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां कहां नहीं हो सकती थी? रिटेल बिजनेस में, एटॉमिक एनर्जी में, लॉटरी बिजनेस में, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी वगैरह, पहले लॉटरी भी चलती थी कि मेरा 10 नंबर लग जाएगा, 20 लग जाएगा, अब की, हाँ सही बात है, अब तो खैर टैक्स तो पहले भी लगता था, 30% का टैक्स लगता था, यहां पर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, हाईएस्ट टैक्स लगता है इसमें। अरे छोड़ो छोड़ो, इधर आओ वापस, आगे आगे, एक्सटर्नल ट्रेड वाज फर्दर लिबरलाइज बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच ऑफ लिस्टिंग लाइसेंस फ्री आइटम्स ऑन द ओजीएल लिस्ट विद द नेगेटिव लिस्ट अप्रोच। कहने का मतलब, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या है? यदि आप एक आउटसाइड इंडिया अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या सर्विसेज आप रेंडर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर दिया, आपको फ्री कर दिया कि आपको कोई लाइसेंस वगैरह लेने की भी रिक्वायरमेंट है सच नहीं है, आपको नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया। मतलब आपके लिए रूल्स रेगुलेशन थोड़ा क्या रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, यदि हम बाहर करेंगे क्या, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे फॉरेन रिजर्व्स आएंगे और कंट्री का जो फॉरेन डेफिसिट है वो क्या होगा, कम होगा। द पॉलिसी डिड अवे विद इंपोर्ट लाइसेंसिंग ऑन ऑल बट अ हैंडफुल ऑफ इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स। द कंज्यूमर गुड्स विच रिमेन अंडर लाइसेंसिंग वॉज मेड फ्री 10 ईयर्स लेटर। 10 साल तक ऐसे चला और उसके बाद 10 साल के बाद क्या कर दिया, फ्री कर दिया। टुडे एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ गुड्स disallowed on health, environmental and safety grounds, few others such as edible oil, fertilizer, petroleum products, all goods can be imported। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इन बातें नहीं, इन 1991 द हाईएस्ट टैरिफ रेट वाज कितना था, 35.5 है बेटे, ये तो बहुत ज्यादा बताया है, नहीं इतना ही था शायद, क्योंकि देखिए इसमें बीसीडी आप अभी पढ़ेंगे इंटर में जाके, ये तो इन्होंने कैलकुलेशन करके डायरेक्ट दिखा दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है ये। एक तो बीसीडी होगा, फिर कस्टम है, फिर और भी बहुत सारी टैरिफ है, बहुत सारे ड्यूटी लग जाएंगे। तो लगभग पहले कितना था, यदि आपसे आप बाहर से इंपोर्ट करते थे, द टॉप टैरिफ रेट वाज ब्रॉट डाउन टू कितना, यदि आपको याद होगा, वो तो अलग अलग तरीके से लगता है भाई, अलग अलग तरीके से लगता है। नहीं, वैल्यू तो एड वॉलरम बोलते हैं, वो तो मुझे मालूम है, आपको भी थोड़ा ही मालूम होगा। एड वॉलरम वो उसके अलग अलग टाइप होंगे जो हम इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, उसकी टेंशन ना लो। मैं ये कहना चाह रहा था कि 1991 से पहले क्या इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि आप इंपोर्ट करें बाहर से? क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था उसने यही तो करा था कि वो यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, बाहर अपने देश में प्रोड्यूस करते थे, और फिर वो यहां पर सेल करते थे, और जब इंपोर्ट आता था, इंपोर्ट होता था तो टैरिफ कम लगता था, एक्सपोर्ट होता था तो टैरिफ ज्यादा लगता था। तो इंपोर्ट कम था, इसका मतलब सस्ते रेट पर इंडिया में मिल सकता है, इसी वजह से हमारा
डब्बा गोल हो गया। तो गवर्नमेंट इस बात को ध्यान रखती थी, बहुत बहुत ज्यादा कॉशियसली पॉलिसी बनाती थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या करा कि आप अब इंपोर्ट कर सकते हैं, अब इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले क्या पहले था हाईएस्ट टैरिफ रेट कितना था, याद रखना, ये ध्यान रखना, 355%। इसको घटाकर कितना कर दिया 1993-94 में, पहले 85 किया बेटे, ध्यान रखना ये बात। इसके बाद फिर कितना करा 50% इन 1995-96, एंड उसके बाद और रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इट हैज कम डाउन टू 10% विद सम एक्सेप्शन सच एज ऑटोमोबाइल एट 100%। ये ध्यान रखना आप, ये वाला ध्यान रखना स्पेशली। पहला कौन सा 1990 1991 में 355 हाईएस्ट था, उसको रिड्यूस करके 85% करा, ये ध्यान रखना। फिर 50, फिर 10% कर दिया 2007-8 में। अभी भी ऑटोमोबाइल पे कितना लगता है 100% लगता है। चलिए, अब ये लगता क्यों है कम ज्यादा, इसकी बात करेंगे हम उस चैप्टर में, इंटरनेशनल ट्रेड में। रुपी वॉज डीवैल्यूड बाई 18% अगेंस्ट द डॉलर। फ्रॉम 1994 ऑनवर्ड्स ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ध्यान दीजिए, ऑल करंट अकाउंट, तीन टाइप के अकाउंट होते हैं ना, मेनली तो दो समझते हैं आप, सेविंग और जो बिजनेस खोलते हैं वो करंट अकाउंट होते हैं। ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एजुकेशन, मेडिकल, फॉरेन ट्रेवल वर परमिटेड एट market exchange rate and rupee became officially convertible on current account। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करके आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, अरे बातें नहीं, वॉज वेरी बोल्ड स्टेप। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पब्लिक सेक्टर में होल्डिंग थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको एक तरीके से बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। उससे क्या होगा, उससे पैसा आएगा और गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको आप कहीं जो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें, वहां गवर्नमेंट ने उसको क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। बजट गवर्नमेंट का बढ़ गया। भाई यदि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो इस होल्डिंग होगी गवर्नमेंट की इक्विटी शेयर कैपिटल में, उसको यदि गवर्नमेंट बेचेगी तो उससे पैसा जनरेट होगा, उससे पैसा जनरेट होगा तो जो बजट बनाया होगा गवर्नमेंट ने, उस बजट में जो खर्चे होंगे वहां से वो खर्चों को पूरा किया जा सकता है। ये बात थी इसमें। अब बात करते हैं हम आगे। नहीं, एक काम करो, दो कुछ चीजें तो आप भी पढ़ भी लो यार। हाँ बेटे खा लीजिएगा, घर पे जाएगा रेस्ट करना, खा लेना। यहां तक एक बार रीड करके लाना आप लोग। मैं आपको नोट्स भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे ना, परसों। हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट में दूंगा, छोटे छोटे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, नेक्स्ट में दूंगा मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो एक दो लगेगी बस, खत्म। इसके बाद इसमें कोई और देख लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं। अब आप देखो जरा बेटे, हाँ इसी क्लास में एमसीक्यू भी करा देंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाकी तीन सेक्टर की बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, नीति आयोग है, बस ये दो चार चीजें हैं। अगली क्लास में ना मेजर पार्ट कर लेंगे कवर इसका, बाकी नोट्स भी दे दूंगा मैं। बेटे अगली बार पूछ लेना माया देवी बेटे, है ना।